नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फोर्ट्रेस स्टॉक्स। यहाँ पर हम ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं जिनका एनालिसिस आपको YouTube पर या अदर प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलेगा, और या फिर मिलेगा भी तो इतना डीपली नहीं मिलेगा। एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की है जिसको मैं कहता हूँ फोर्ट्रेस। ये स्ट्रेटजी क्या है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की कंपनी जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस कंपनी का नाम है विमेन कार्ड लिमिटेड। शायद आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा या ना सुना हो। ये कंपनी भारत में पहला डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल ब्यूटी ई कॉमर्स रिटेलर है। 2018 में फाउंड हुई और आईपीओ इसका 2023 में आया। अगर आप 2025 का रेवेन्यू देखें कंपनी का तो लगभग 58 करोड़ है और कंपनी का पैट लगभग 7.19 करोड़ है। कंपनी का मार्केट कैप एज ऑफ नाउ 190-91 करोड़ के आसपास है। कंपनी का PYE रेशियो 21 है। कंपनी लगभग 80% से ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। और लास्ट में जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि ओवरऑल फोर्ट्रेस स्कोर कंपनी का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ट्रेस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कंपनी की फाउंडेशन, इसका बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव मोड, मार्केट पोजीशनिंग एक्सेट्रा। फिर हम बात करेंगे इसके ओनर्स की, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इक्विटी डाइल्यूशन की। फिर हम बात करेंगे रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट पर आएंगे और देखेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट क्या वाकई कैश बैक्ड हैं या नहीं है। इसके बाद हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करेंगे। फिर हम कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे। लास्ट में हम बुल, बेस और बियर सिनारियो बनाएंगे और एट द एंड हम सेंटीमेंट देखेंगे कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेकर के क्या सेंटीमेंट्स हैं और क्या ट्रिगर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, कंपनी 2018 में फाउंड हुई और डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल ब्यूटी और वेलनेस ई कॉमर्स कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी विमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को सेल करती है और अभी इन्होंने कुछ समय से मेल सेगमेंट में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट किया है। बट मेनली अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो ब्यूटी, स्किन केयर, मेकअप, फ्रेग्रेंसेस, लॉन्जरी, ज्वेलरी और ग्रूमिंग, इन सब में कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। लगभग 12,000 से ऊपर SKUs कंपनी के हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। 3 तरीके से ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इसमें पहला तरीका है इनकी अपनी एक वेबसाइट जो कि womencar.in है, जहां पर डायरेक्ट कस्टमर को ये लोग सेल करते हैं। ऑफ कोर्स अपनी कंपनी के थ्रू सेल करेंगे तो मार्जिन क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा तरीका है डिफरेंट मार्केट प्लेस सब्सिडरीज के थ्रू, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, धानी एक्सेट्रा, वहाँ के थ्रू भी ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इनफैक्ट कंपनी का ज़्यादा सेल एज ऑफ नाउ जो हो रहा है वो इसी चैनल से हो रहा है। इसके अलावा कंपनी की लिमिटेड ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। इसके अपने स्टोर्स भी हैं दिल्ली में जिसके थ्रू ये कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करती है। कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स देखें तो थर्ड पार्टी ब्रांड्स कंपनी के 88% हैं और ओन ब्रांड्स कंपनी के केवल 12% है। कंपनी ऑब्वियसली चाहेगी कि ओन ब्रांड्स का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो और थर्ड पार्टी ब्रांड्स का परसेंटेज कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पे कमीशन ऐड हो जाता है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। स्किन केयर और मेकअप लगभग 65%, फ्रेग्रेंसेस लगभग 10% और फैशन ज्वेलरी और लॉन्जरी लगभग 15 to 20% पार्ट प्ले करते हैं इस कंपनी के सेल में। चलिए और आगे देखें तो कंपनी के की फाइनेंशियल मैट्रिक्स ये हम पहले देख चुके हैं। ये 3 इयर्स का CAGR मैंने लिखा है। लास्ट ईयर का अगर CAGR आप देखेंगे तो इससे थोड़ा सा कम हुआ है। 3 साल का 154% है। लास्ट ईयर का अगर मैं नॉर्मलाइज कर दूं, एनुलाइज कर दूं उसे इस H1 2026 के पर्सपेक्टिव में, तो वो लगभग 80% के आसपास आता है। मार्केट पोजीशन कंपनी की अगर देखें तो कंपनी ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट का 1% से भी कम मार्केट शेयर ग्रैब किए हुए बहुत छोटी कंपनी है। 200 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है कंपनी का। मार्केट की ग्रोथ के बारे में देखें तो ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट लगभग 25% CAGR से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक प्रीमियमाइजेशन की थीम पे भी ये काम कर रहा है। जैसे जैसे लोगों के
पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी, वैसे वैसे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश ज़्यादा करेंगे, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ब्यूटी, वेलनेस, स्किन केयर ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगी और इसी कॉन्सेप्ट पे कंपनी अपनी ग्रोथ को टारगेट कर रही है। अगर इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखें तो माइक्रो कैप चैलेंजर है एक ऐसे मार्केट में जो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है और बहुत तरीके के प्लेयर्स यहाँ पे हैं, आगे हम देखेंगे। लेकिन ये 2.4 लाख करोड़ से भी ऊपर का ब्यूटी मार्केट है जहां ये कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन रख रही है। कंपनी की प्रोफाइल हम पहले देख चुके हैं, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम देख चुके हैं। एक तरह से हाइब्रिड रेवेन्यू मॉडल कंपनी अपना रही है। कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी हम देख चुके हैं। 88% थर्ड पार्टी से, 12% अपने खुद के ब्रांड हैं इनके। स्किन केयर और मेकअप जो है 65% है और अदर कैटेगरी फ्रेग्रेंसेस, ज्वेलरी और लॉन्ड्री लगभग 25% है। अगर इसकी की बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो कंपनी का क्या यूएसपी है? भाई देखिए, हम चाहें तो आज भी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा से ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो कंपनी क्या स्पेसिफिक चीज़ दे रही है? कंपनी कह रही है कि हाँ, आप जो भी ऑर्डर करोगे हम 2 घंटे में वो डिलीवरी कर देंगे आपके यहाँ पे। तो एक तरीके से आप समझिए जैसे ब्लिंकिट है, जैसे अमेजन फ्रेश है, इनके जो बिजनेस मॉडल हैं जो डेली यूज़ और हाउस होल्ड तरह की चीज़ों में ये मॉडल फॉलो करते हैं, उसी को कंपनी ने अडॉप्ट करके एक मिक्स मॉडल सा बनाया है जहां पर ये सारी ब्यूटी और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को विद इन 2 आवर्स आपके यहाँ डिलीवरी कराती है। और एज ऑफ नाउ कंपनी एनसीआर और जयपुर में कार्यरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो कंपनी के पास 15 से अधिक स्टोरेज और वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग तरीके की। 8 ओन ब्रांड्स हैं कंपनी के, प्राइवेट लेबल्स जिनको कंपनी सेल करती है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 36% मैंने लिखा हुआ है, बट ये लगभग 12% है जो अपने ब्रांड से कंपनी सेल करती है और 88% जो है OEMs के थ्रू सेल करती है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है लिखने में, इसको ध्यान दीजिए। फिर कंपनी के जो फिजिकल स्टोर्स हैं, 3 लक्स स्टोर, लक्स मतलब जो प्रीमियम स्टोर हैं कंपनी के वो हैं, और विमेन कार्ट के जो कि नॉर्मल स्टोर्स हैं वो भी 3 स्टोर हैं। ये दिल्ली के स्टोर्स का नंबर मैंने लिखा हुआ है। और एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FY25 में कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया है ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी ने एक अपना वेयर हाउस बनाया था 18,000 स्क्वायर फीट का, और वहाँ पे भी पिछले 6 महीने से कंपनी लगातार एग्जीबिशन कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रही है। तो कंपनी डाइवर्सिफाइड है ऑस्ट्रेलिया में भी, अपार्ट फ्रॉम NCR एंड जयपुर। चलिए, ये सब हम देख चुके हैं, ये सब हम प्रोडक्ट मिक्स हम समझ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम देख चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कंपनी के मोड को समझते हैं। एक जब भी हम, आपको पता है, कोई भी बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कंपनी के पास कोई मोड है स्पेसिफिक, या कंपनी का कोई स्पेसिफिक नीश है। अगर कंपनी का मोड या नीश होता है तो कंपनी प्राइसिंग पावर रखती है अपने पास और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। तो विमेन कार्ड को भी देखते हैं तो देखा जाए तो कंपनी का एज सच कोई अपना ब्रांड मोड नहीं है, क्योंकि एक तरीके से मार्केट प्लेस एग्रीगेटर की तरह ही काम कर रही है अभी, एक ब्रांडेड रिटेलर की तरह नहीं, क्योंकि केवल 12% हमने देखा था अपने प्राइवेट लेबल से ये कंपनी सेल करती है। कोई टेक्नोलॉजिकल मोड भी नहीं है, स्टैंडर्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसका अपना खुद का, और अदर ई प्लेटफॉर्म जो है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। कोई पिक्यूलियर कॉस्ट एडवांटेज भी नहीं है, क्योंकि ना कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, ना ही कोई प्रोप्राइटरी सप्लाई चेन है, कोई कॉस्ट लीडरशिप एविडेंट भी नहीं है। सो कंपनी बेसिकली OEM से चीज़ें खरीदती है और उन्हें जो है सेल करती है। तो ऐसा कोई बहुत एडवांटेज कंपनी को नहीं है। और एज ऑफ नाउ कोई नेटवर्क इफेक्ट भी कंपनी का नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, कस्टमर लॉयल्टी लिमिटेड है। कंज्यूमर्स का बिहेवियर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म्स को स्विच करते हैं अनलेस कि ब्रांड के साथ उनकी लॉयल्टी बने, और उस लॉयल्टी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे नाइका है या बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ कस्टमर्स लॉयल हैं, बट वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं और उन्होंने काफ़ी धीरे धीरे अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश किया है। विमेन कार्ट अभी वो ब्रांड स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, जो इसके मोड को अच्छा मोटेड है हम कह सकते हैं, उसमें है एक तो कंपनी का नीश फोकस है। मींस कंपनी स्पेसिफिकली विमेन के ऊपर फोकस कर रही है, जो कि एक हाई मार्जिन कैटेगरी मानी जाती है इस सेक्टर में। इसके अलावा कंपनी का
ओमनी चैनल प्रेजेंस है, मींस कंपनी ऑनलाइन भी चीज़ों को बेच रही है, कंपनी ऑफलाइन भी चीज़ों को बेच रही है, कंपनी अपने ब्रांड को भी बेच रही है, अपने खुद की वेबसाइट से भी अपनी चीज़ों को बेच रही है। सो कंपनी का बड़ा हाइब्रिड सा प्रेजेंस है, जिससे कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है। सो ओवरऑल हम देखें, मोट मुझे कुछ बहुत खास नहीं लगा, इसलिए स्पेसिफिकली मोट के लिए मैंने केवल इसे 5.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। अब एक इसके कॉम्पिटिटर्स को भी एक बार देखें। जब भी हम किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं तो हमेशा जानना होता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और वो किस तरह का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भारत में आप देखेंगे नायका है, क्योंकि नायका भी लगभग इसी तरीके के सेगमेंट में काम करता है, ब्यूटी, स्किन केयर, विमेन स्पेसिफिक, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी सब काफ़ी ज़्यादा है। एक पर्पल करके इसका कॉम्पिटिटर है, बट ये अभी लिस्टेड नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। अमेजन, फ्लिपकार्ट को भी एक तरीके से कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, क्योंकि जब ये अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू अपनी चीज़ों को बेचती है तो उससे ये कमीशन ले जाते हैं, प्लस ऑब्वियसली इस तरह के प्रोडक्ट्स अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे D2C ब्रांड्स हैं भारत में काम कर रहे हैं आजकल। तो आपने देखा होगा कि चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, इनके थ्रू भी लोग अपनी अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर D2C ब्रांड हैं, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री लग रही है और बहुत रैपिडली एक्सपेंड भी कर रही है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है विमेन कार्ड के लिए। देखते हैं कि कंपटीशन में सरवाइव कर पाती है या नहीं। तो एक तरीके से अगर मैं इसे डिफाइन करूं इसकी मार्केट पोजीशन को, सो विमेन कार्ड इज ए माइक्रो कैप चैलेंजर विद मिनिमम मार्केट शेयर competing in highly fragmented above 2.4 lakh crore beauty market where e-commerce is still 8 to 10% penetrated। तो ये इसका एक ब्रीफ मैंने दिया आपको। मार्केट साइज मैंने बताया 2 लाख करोड़ से 2.4 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट साइज है। ऑनलाइन ब्यूटी साइज लगभग 25,000 करोड़ से भी ऊपर का टैम है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। 25% CAGR से ऑनलाइन ब्यूटी ग्रोथ रेट हो रही है। टैम 2028 तक लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2000 विमेन कार्ड का करंट मार्केट पोजीशन देखें तो केवल 0.2% जो है मार्केट शेयर को अभी ये कैप्चर किए हुए है, और टोटल ब्यूटी के टैम में केवल 0.024% का शेयर है। बहुत ही छोटी कंपनी है ना, 200 करोड़ से कम की कंपनी है, तो ऑफकोर्स अभी जो है मार्केट शेयर इसका बहुत कम है। तो सिग्निफिकेंट रूम फॉर ग्रोथ है इस कंपनी के लिए, अगर ये अपने प्लान को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाती है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या ये अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट करेगी। उसके लिए हमें जानना होगा इसके बाकी फीचर्स के बारे में। तो उससे पहले एक बार देखें कि अभी रिसेंटली कंपनी ने क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कंपनी अपने ग्रोथ को और बेहतर कर सकती है। क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल में। सो एक तो ये है कि D2C चैनल को ऑप्टिमाइज करे कंपनी। अगर मैंने बताया कंपनी अपने डायरेक्ट कस्टमर वाली जो चीज़ें हैं जो अपनी वेबसाइट के थ्रू ये दे रही है, या इवन अपने जो प्राइवेट ब्रांड है, इनका प्राइवेट लेबल ब्रांड, इन दोनों को अगर एक्सपेंड करती है, अगर इनकी सेल ज़्यादा इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से होती है या फिर अपने लेबल की सेल ये ज़्यादा करती है, तो दोनों ही केस में ये हाई मार्जिन बिजनेस होगा और ये ग्रोथ ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। अगर कंपनी शिफ्ट करती है प्रीमियम ब्यूटी फोकस प्रोडक्ट्स की ओर, जो कंपनी कर रही है, और इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का लगभग 22% के आसपास हो गया है बढ़ करके, जो कि पहले कम था। इन्फ्लुएंसर और सोशल कॉमर्स इनका कंपनी लगातार यूज़ कर रही है। एक न्यू एज कंपनी है, इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए। ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन का कंपनी का काफ़ी अच्छा स्कोप है। NCR और जयपुर में कंपनी एज ऑफ नाउ है। ऑस्ट्रेलिया में इसने ऑलरेडी अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, तो इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि और भी Tier 1 सिटीज़ में कंपनी एक्सपेंड कर सके। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स, ऑनलाइन ब्यूटी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है 25% CAGR से। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत का। कंज्यूमर्स पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केट प्लेस एल्गोरिदम फेवरेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कंपनी अमेजन, फ्लिपकार्ट सेक्टर के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को बेचती है, तो अगर कंपनी को ये एल्गोरिदम फेवर करते हैं तो एक तरीके से इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। और लास्ट में कंपनी अगर जब मेन बोर्ड में लिस्ट हो जाएगी तो एक लिक्विडिटी भी कंपनी को अच्छी मिलेगी और वहाँ से भी कंपनी का ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है।
कंपनी का प्राइवेट लेबल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। कंपनी अगर जो इसका प्राइवेट लेबलिंग है लगभग 12% ऐसा है जो कंपनी अपने प्राइवेट प्रोडक्ट्स को बेच रही है। अगर कंपनी इसको एक्सपेंड कर देती है 15 से 20% पे, तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर हो सकती है। तो कंपनी का फाउंडेशन एक बार हम रिवाइज करें। सो कंपनी स्केलेबल है डेफिनेटली। मोट इतना डिफेंसिबल मुझे नहीं मिला लगा, और टाइम सेंसिटिव है क्योंकि बहुत लार्ज प्लेयर हैं। अगर कंपनी ने जल्दी से अपने आप को अच्छे से पोजीशन नहीं किया इस मार्केट में, तो इस कंपटीशन के कारण कंपनी हो सकता है कि उतना अच्छा ना कर पाए। डिफेंसिबल मोट नहीं है, जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीगेटर की तरह कंपनी काम कर रही है एज ऑफ नाउ। तो मैं इसे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दूंगा, मैंने इसे दिए हैं 10 में से 6.5 मार्क्स। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में हम एनालिसिस करेंगे कंपनी के ऑनर्स का, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का, कंपनी के इक्विटी डाइल्यूशन का, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंपनी के प्रमोटर की अगर होल्डिंग आप देखें तो सितंबर 2023 में जो कि 57.40% थी, वो घटकर सितंबर 2005 में 39.91% रह गई, जो कि एक अलार्मिंग ट्रेंड है। हालांकि अगर नवंबर 2025 का आप डेटा देखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़कर 42.64% हो गई है। इसमें मेनली कंपनी ने, मैंने देखा कि जो इक्विटी डाइल्यूशन किया था, मीन जो प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू किए थे, उसी में से कुछ बाई करके कंपनी का जो शेयर है ऑनर्स का वो थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बहुत अलार्मिंग है। 17% से भी ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट पिछले 2 साल में कंपनी का प्रमोटर बेच चुके हैं। प्रमोटर्स के पास एज ऑफ नाउ 42.64% की शेयरिंग है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स लगभग 7.05% है, जो कि काफ़ी अच्छी है कंसिडरिंग कि ये कंपनी बहुत छोटी है, और इतनी छोटी और माइक्रो कैप कंपनीज में नॉर्मली एफआईआई और डीआईएस इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जीरो प्लेजिंग है कंपनी की, जो कि एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग काउंट बहुत कम है, एसएमई सेगमेंट में है कंपनी की। अब बात करें कंपनी के इक्विटी डाइल्यूशन के बारे में। आपको पता है कि जब भी मैं एनालिसिस करता हूं कंपनी के गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो मैं हमेशा देखता हूं कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को कितना डाइल्यूट किया है, क्योंकि हमारा रिटर्न एज एन इन्वेस्टर इस पर डिपेंड करेगा कि कंपनी के शेयर स्टेबल रहें और बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन ना हो। तो अगर प्री आईपीओ शेयर देखें कंपनी के, तो लगभग आपको 30 लाख के आसपास शेयर नजर आएंगे। उसके बाद कंपनी ने फ्रेश इशू आईपीओ किया 2023 में। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि कंपनी ने लगातार बहुत सारे प्रेफरेंशियल किए हैं, जहां पर इन्होंने मल्टीपल इश्यू किए हैं प्रेफरेंशियल। कभी जो है 6 लाख, कभी 1 लाख, कभी 7 लाख, कभी 4 लाख वारंट्स लगातार कंपनी इश्यू करती जा रही है, प्रेफरेंशियल लगातार इश्यू करती जा रही है। और इसका परिणाम है कि आज की डेट में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ करके लगभग 63 लाख हो गए हैं। आप खुद ही देखें, इस ग्राफ में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पोस्ट आईपीओ, क्योंकि आईपीओ में तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन होता है, तो ये मैंने मान लूँ कि लगभग 4.2 मिलियन यानी 42 लाख के आसपास शेयर थे, जो कि बढ़ करके 67 लाख हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है एक तरीके से। रेवेन्यू ग्रोथ भी, हालांकि हमें ये भी देखना होता है कि जो इक्विटी डाइल्यूट कंपनी क्यों करती है। इक्विटी डाइल्यूट करती है ताकि कंपनी को पैसा मिले और वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो डेफिनेटली कंपनी का जो रेवेन्यू है इस पीरियड में जब उन्होंने इक्विटी इतनी डाइल्यूट की है, वो भी बढ़ करके काफ़ी अच्छा 9.65 से लगभग 58 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लगभग 6x है। तो डाइल्यूशन जरूर हुआ है, लेकिन रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए पार्शियली हम कह सकते हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन ने जस्टिफाई किया रेवेन्यू ग्रोथ को। लेकिन ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आई मीन ठीक है, अभी बहुत ग्रोइंग फेज में कंपनी है, बहुत नई कंपनी है, तो हम इसे थोड़ा सा लीवे दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से कंपनी कंटिन्यू नहीं कर सकती, और कंपनी को अपने बिजनेस से कैश जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कंपनी कर पाएगी या नहीं। कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी के फाउंडर हैं वीना पहुआ, प्राइमरी प्रमोटर हैं, स्टेक जिनका लगभग 30% से ऊपर का है, एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में इनको 28 ईयर्स का है, और स्क्रैच से कंपनी बनाई है इन्होंने 2018 से, जो कि इम्प्रेसिव है।
इससे हमें पता चलता है कि इनके पास एक सॉलिड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। हालांकि कई सारे इश्यूज भी हैं, वो भी हम देखेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि कितना स्कोर इसे 10 में से देना चाहिए, तो मैंने इसे बिलो एवरेज 4.5 स्कोर दिया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो इक्विटी डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत फिकल है। लगातार अपनी परसेंटेजेस चेंज कर रहे हैं FII DII, और हमें देखना पड़ेगा कि आगे इसका ट्रेंड कैसा रहता है इसमें। तीसरा, ये एक SME कंपनी है। चौथा, इनके जो प्रमोटर्स हैं, अगेन बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पीछे देखने को इनका नहीं मिला। ठीक है, कंपनी बनाई है स्क्रैच से अभी तक, लेकिन कोई एक बहुत बड़ा नाम ऑब्वियसली नहीं है ये इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ, और कीपर्स का रिस्क भी यहाँ पे रहता है। तो ओवरऑल मैंने इसे केवल 4.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। मेजर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की अगर आप बात करें, तो मेजर रेड फ्लैग मैंने आपको बताया था, कंपनी का प्रमोटर डाइल्यूशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, डिविडेंड अभी कंपनी नहीं देती है। अच्छी चीज़ों में बात करें तो कंपनी की ज़ीरो प्लेजिंग है, कोई भी शेयर प्रमोटर ने अपने प्लेज नहीं किए हुए हैं। फाउंडर क्रेडिबल है इन द सेंस कि 28 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन की पर्सन रिस्क भी इसके साथ आता है, और थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इमर्ज कर रहा है कंपनी में। सो ओवरऑल अगर इस ऑनर्स वाले सेक्शन की मैं बात करूं, तो मैंने कंपनी को दी है 10 में से 5.5, जो कि फेयर और न्यूट्रल मार्क्स है। जो पीछे 4.5 मार्क्स थे, ये थे स्पेसिफिकली गवर्नेंस क्वालिटी के बारे में, जो मैंने आपको पीछे फैक्टर्स बताए। बट ओवरऑल ऑनरशिप एंड गवर्नेंस क्वालिटी मिक्स करके जो मार्क्स कंपनी को मिले हैं, वो हैं 5.5 आउट ऑफ 10। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट और शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि ग्रोथ किसी कंपनी का सबसे प्राइमरी ड्राइवर होता है उसके स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कंपनी कैसी ग्रोथ कर रही है। पिछले 3 साल का रेवेन्यू परफॉर्मेंस कंपनी का देखें तो काफ़ी बढ़िया रहा है। आप देखें कि FY23 में 9.65 करोड़ रेवेन्यू से FY24 में 29 करोड़, FY25 में 58 करोड़, और अब H126 में कंपनी ने लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू यहीं पे कर लिया है, जो कि बहुत ही स्टुपेंडेंस ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है कंपनी की। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ है। कंपनी का एबिटा मार्जिन लगभग 2025 में 18% था, और 2026 H1 में ये बढ़कर के लगभग 22% के आसपास हो गया है। इसी तरीके से कंपनी का पैट मार्जिन 2025 में करीब 12% के आसपास था, और 2026 में अभी तक कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो लगभग 10% से ऊपर है, अराउंड 11% ही मार्जिन है। तो कंपनी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे नजर आ रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि कंपनी में ग्रोथ डिसेलरेशन का भी रिस्क है, क्योंकि आप देखें जिस तेजी से कंपनी ने अपने आप को ग्रो किया था FY23 से 24 में, तो लगभग 200% की ग्रोथ, 24 से 25 में लगभग 100% की ग्रोथ। उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि कंपनी फिर से 100% या अबव से ग्रो कर पाती है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बेस कंपनी का बढ़ता है वैसे वैसे रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी कम होने की संभावना रहती है। आगे बढ़ा जाए तो रेवेन्यू की क्वालिटी को अगर देखें तो लो टू मॉडरेट रेवेन्यू की क्वालिटी है, क्योंकि मार्केट प्लेस डिपेंडेंसी पे ये डिपेंड रहती है। सीजनल वॉलेटिलिटी रहती है, भाई जब फेस्टिव सीजन आता है तो लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, घूमने फिरने जाते हैं तो लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, और इसी तरह से साल के कुछ टाइम में बड़ा लल पीरियड भी रहता है। मार्केट प्लेस डिपेंडेंसी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर एल्गोरिदम चेंज हो जाए ये बड़ा खतरा है। सोचिए अमेजन फ्लिपकार्ट के एल्गोरिदम कुछ चेंज हो जाए जिससे इनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। फिर इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीजनैलिटी रहती है। फेस्टिव सीजन्स में ज़्यादा सेल होती हैं, नॉन फेस्टिव सीजन्स में कम सेल होती हैं। ट्रेंड ड्रिवन डिमांड है, कपड़ों के ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ब्यूटी स्किन केयर सबके ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। हालांकि रिकरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल एक पल के लिए देखें तो ऐसा लगता है कि है, लेकिन
जो कस्टमर लॉयल्टी है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है अभी, तो ऐसा एक कस्टमर ने जैसे इनसे कोई सामान खरीदा तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी वो इनसे खरीदेगा, तो ये एक हमेशा प्रॉब्लम इसमें बनी रहेगी। दूसरा, कस्टमर कंसंट्रेशन एक्सप्लिसिटली तो इन्होंने नहीं बताया है अपनी प्रेजेंटेशन में, बट फिर भी माना जा सकता है कि ये थोड़ा कंसंट्रेटेड है, स्पेशली मैक्सिमम प्रोडक्ट तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से बेच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क का यहाँ पे नजर आ रहा है। इसलिए रेवेन्यू तो अच्छा है कंपनी का, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू की क्वालिटी और विजिबिलिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक टेलविंड्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। D2C चैनल ऑप्टिमाइजेशन अगर कंपनी कर पाती है तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बढ़िया ग्रोथ ड्राइवर होगा, और अगर प्राइवेट लेवल का एक्सपेंशन कर पाती है कंपनी तो ये भी कंपनी के लिए एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स को आप पढ़ सकते हैं, हालांकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स और आर स्कोर लास्ट में हम देखें तो अगेन FY25 का रेवेन्यू 58 करोड़, पैट जो है कंपनी का 7.1 करोड़। H1 FY26 का रेवेन्यू कंपनी का 50 करोड़ है, जो कि FY25 से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन अभी एक क्वार्टर बचा हुआ है, सो कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ करने वाली है इस साल भी। और कंपनी का H1 FY26 का पैट भी 5.31 करोड़ है। कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे से छोड़ रहा हूँ। और ओवरऑल जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मैं कंपनी को जो मैंने मार्क्स दिए हैं वो हैं 6.8 आउट ऑफ 10 because of its strong growth trajectory, because of its margin expansion, but there are some problems and there is low revenue visibility. So इन सब के कारण जो मार्क्स मिले इस कंपनी को रेवेन्यू वाले मैट्रिक्स पे, रेवेन्यू वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे मिले हैं 6.8 मार्क्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं ट्रेजरी, जहां पे हम बात करेंगे कंपनी के कैश फ्लो की, कंपनी की बैलेंस शीट की, और इसका पूरा वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो का एनालिसिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो जब हम कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट कंपनी की बहुत पुअर नजर आ रही है एज ऑफ नाउ। क्यों पुअर नजर आ रही है हम देखेंगे। डेटर डेज, सबसे पहले डेटर डेज क्या होते हैं, बड़े सिंपल चीज है कि जो अपने डेटर से कितने समय में पैसा कंपनी ले पा रही है, तो ये बड़ा अच्छा है 18.95। इसका मतलब है कि कंपनी को पैसा लगातार मिलता रहता है, और ऑब्वियसली कंपनी का मॉडल कुछ इस तरीके का है कि इसमें कुछ इश्यू ज्यादा है नहीं। पर जो सबसे बड़ा इश्यू कंपनी का है वो है इन्वेंट्री डेज का। इन्वेंट्री डेज देखिए कितने हैं, 400 प्लस। इसका मतलब है कि 13 से ज्यादा महीनों की इन्वेंट्री कंपनी के गोडाउन में पड़ी हुई है, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। मतलब एक साल से ज्यादा का सामान सोचिए कंपनी के गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो कैसे कंपनी जो है कैश जनरेट कर पाएगी। बहुत ही पुअर मैट्रिक्स है, बहुत ज्यादा। क्रेडिटर डेज, कंपनी जिनसे सामान लेती है अपने चैनल में, उनको 55 डेज में, लगभग 2 महीने के अंदर पेमेंट कर देती है, जो कि ठीक है। अगेन कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री डेज लगभग 384 दिन की है, जो कि बहुत ज्यादा है। एक साल के बाद कंपनी को इसका पैसा कन्वर्ट कर पा रही है, जो अपने गोडाउन में कंपनी चीजें ला रही है उनका, जो कि बहुत 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 ज्यादा पुअर है। वर्किंग कैपिटल डेज पिछले 2 साल में 2.5 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बहुत ही बेकार। हिस्टोरिकली ट्रेंड देखें, डेटर डेज का ट्रेंड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री डेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा पुअर है, मैंने आपको बताया कैसे 157 डेज से ये 403 डेज हो चुका है। क्रेडिटर डेज भी हल्के फुल्के बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से कंपनी का जो ROCE है वो कंप्रेस्ड हो गया है। 28% ROCE था कंपनी का स्टार्टिंग में, वो घट करके लगभग 18% के आसपास हो गया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, कंपनी का इन्वेंट्री डेज ही इतना ज्यादा है, कैश कन्वर्जन साइकिल इतनी ज्यादा है, तो कंपनी कैसे कैश जनरेट कर पाएगी। प्रॉफिट कर रही है बट कैश फ्लो बहुत बहुत ज्यादा पुअर है, जो कंपनी को ठीक करना पड़ेगा। इसका डिटेरियोरेशन का एक स्टेटमेंट सा देखें, इससे हमको समझ में आएगा। कंपनी का कैश बर्न रिस्क बहुत ज़्यादा है, बहुत एविडेंट है। कैश फ्लो 2025 का लगभग 26 करोड़ नेगेटिव में था, जबकि 7 करोड़ कंपनी ने पैट किया था, बहुत पुअर। इसके साथ ही नेट डेट भी कंपनी का लगभग 20 करोड़ के आसपास था।
कंपनी की इन्वेंट्री डेज 400 से ऊपर हैं जो अनसस्टेनेबल हैं किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि आगे क्या ये इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बेटर हो पाते हैं या नहीं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी कंपनी का 1 साल से ऊपर का है, ये भी हमें लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। अनसस्टेनेबल है भाई, अगर अनसस्टेनेबल है, अगर ये ऐसा ही रहता है तो ठीक है, देखते हैं। ओके, तो हमने बात की कंपनी के कैश फ्लो की, कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल की, कैश कन्वर्जन साइकिल की। अब देखते हैं कंपनी के डेट के बारे में। कंपनी का डेट भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें इस ग्राफ में, इस ग्राफ में अगर आप देखें तो कंपनी का डेट 1.24 करोड़ से बढ़ करके 23.15 करोड़ हो चुका है H1 FY26 में। कंपनी का लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है 0.25x, इसलिए ऑल्दो डेट बढ़ रहा है, उधर से कंपनी इक्विटी भी डाइल्यूट कर रही है, इधर से डेट भी बढ़ा रही है। प्रॉब्लमेटिक हैं चीज़ें, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का 11x है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने पढ़ा था क्या होता था। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स जो डेट कंपनी ने लिया है उस पर जो इंटरेस्ट कंपनी को चुकाना पड़ रहा है उसको कवर करने के लिए कितनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। तो ऑफ कोर्स जो डेट है कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू जो उन्होंने इक्विटी डाइल्यूट की है, तो इसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन देखें, कंपनी का करंट रेशियो लगभग 3x है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी का क्विक रेशियो हालांकि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इट्स करंट रेशियो। क्यों कम है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हमने पढ़ा था करंट रेशियो मींस टोटल एसेट कितनी कवर कर पा रही है हमारी लाइबिलिटी को, और क्विक रेशियो में क्या होता है, वो जो एसेट है उनमें से हम हटा देते हैं, जो इन्वेंट्रीज होती हैं, जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको हटा देते हैं, और वास्तव में जो एक्चुअल कैश है, जो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, वो कितना जो है कवर कर पाएंगे हमारी लाइबिलिटी को, वो देखते हैं। तो इन्वेंट्री डेज की के पुअर होने के कारण कंपनी का क्विक रेशियो भी थोड़ा पुअर नजर आ रहा है। इसी तरीके से कंपनी का कैश रेशियो भी कोई बहुत खास नहीं है। कंपनी की करंट एसेट्स की बात करें तो कैश में कंपनी के पास लगभग 9 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और इन्वेंट्री कंपनी की लगभग 37 to 40 करोड़ इन्वेंट्री कंपनी की पड़ी हुई है। टोटल जो एसेट्स हैं कंपनी के लगभग 100 करोड़ के आसपास हैं। और इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी ने डेट लिया हुआ है, जो हमने ऊपर देखा था। कंपनी के पेबल्स हैं 8 से 10 करोड़, लगभग 25 से 36 करोड़ की लाइबिलिटी कंपनी की नज़र आ रही है। डेट टू CFO रेशियो तो क्या ही देखें, CFO ही अपने आप में नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव होगा। तो ये हमने देख लिया है कंपनी की एसेट क्वालिटी को ऑलरेडी। इन्वेंट्री क्या है, कंपनी का फिक्स एसेट क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पैटर्न देखें कंपनी का कितना पुअर है। मींस 2023 में कंपनी लगभग 0.49 करोड़ पॉजिटिव थी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, लेकिन उसके बाद कंपनी लगातार देखिए कितना नेगेटिव हो गई है, -9.82 करोड़ FY24 में, और FY25 में -25.52 करोड़, 26.52 करोड़, बहुत ही पुअर है। और इवन सितंबर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा है, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग -25 करोड़ के आसपास। तो डिस्पाइट 7.1 crore PAT profit in FY25, operating cash flow was -26.52 crore. The company is not generating any cash from operations and entirely dependent on external financing. External financing कैसे करती है, या तो कंपनी अपनी प्रेफरेंशियल के थ्रू इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है या फिर डेट ले रही है। तो सब कुछ बहुत पुअर नजर आ रहा है कंपनी की बैलेंस शीट में एज ऑफ नाउ। और कंपनी का CFO बाय पैट रेशियो ऑब्वियसली नेगेटिव है। कंपनी एक फ्री कैश फ्लो कंपनी नहीं है, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग है, कैश पूरा का पूरा कंज्यूम हो जा रहा है वर्किंग कैपिटल में। तो इस तरीके से ओवरऑल हम देखें तो कंपनी की जो ट्रेजरी है वो बड़ी पुअर नज़र आ रही है, इसलिए मैंने इसे बिलो एवरेज मार्क्स दिए हैं, ओनली 4.8 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेजर कंसर्न्स हैं जो मुझे लगी, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है बहुत ज़्यादा, वर्किंग कैपिटल बहुत सीवियरली डिटेरिएट कर रही है बहुत बुरे तरीके से, और नेट डेट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स अगर हम ढूंढना चाहें तो डेट टू इक्विटी ठीक है कंपनी की, कंपनी अपना डेट पे कर पाएगी, इसका मतलब है लेवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का ठीक है, कंपनी का करंट रेशियो भी ठीक है, और कंपनी थोड़ा बहुत कैश कंपनी के पास है,
डिस्पाइट नेगेटिव CFO। तो लेकिन मोटा मोटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए ट्रेजरी में या फिर कैश फ्लो एनालिसिस में, बैलेंस शीट एनालिसिस में कंपनी को मैंने बहुत कम 4.8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। अब बात करते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज के बारे में। कंपनी का ROE, ROC और ROA अगर आप देखें तो कंपनी लगातार जो है, जो ROE है कंपनी का, वो FY23 में 28% था, FY24 में लगभग 17%, FY25 में गिर करके 10% रह गया, और ROE H1 FY26 में बढ़ करके वापस से 17% के आसपास हो गया है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये आप अपने आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि हमने पढ़ा था कंपनी लगातार इक्विटी डाइल्यूट करती है। जब कंपनी अपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है तो फिर उनका रिटर्न रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ROE का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, वो होता है इक्विटी। मीन्स अगर इक्विटी ज़्यादा हो जाएगी, डाइल्यूट होकर के नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमेशा ROE पे फर्क पड़ेगा, नेगेटिव फर्क पड़ेगा। और ये नेगेटिव फर्क कंपनी का पड़ा है। ये नेगेटिव फर्क कब ऑफसेट हो सकता है? जब कंपनी जो इक्विटी डाइल्यूट कर रही है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का बहुत तगड़ा है, तभी जो है शेयर होल्डर रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि ये डिटेरियोरेशन हो रहा है। हालांकि इस साल थोड़ा सा ग्रीन शूट हुआ है, हल्का ये बड़ा है ऊपर की ओर, तो देखते हैं कि आगे ये कैसे रहता है। तो ROE का कंप्रेशन पैटर्न हमने देखा। सिमिलरली ROC का भी यही हाल है। ROA कंपनी का जो है लैगिंग है, क्योंकि काफ़ी इन्वेंट्री कंपनी के पास पड़ी हुई है, ये हमने देखा। तो ये भी ठीक नहीं है कंपनी का। कैशबैक रिटर्न नहीं है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। सो ROE जो कंपनी का इवन रिटर्न मिल रहा है 17%, वो भी कैशबैक नहीं है। हमने देखा था कैशबैक नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। पीयर कंपैरिजन करें तो नाइका जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ROE और ROC दोनों हमारी विमेन कार्ड से कम है। नाइका का लगभग 6% के आसपास ROE है और लगभग 12% के आसपास ROC है। लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, एस्टेब्लिश कंपनी है। और जब हम इतनी छोटी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, जो कि वुमेन कार्ड है, तो इसका ROE और ROC इन कंपेरिजन टू ए लार्ज कैप कंपनी बहुत ज़्यादा होना चाहिए वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव ही आप समझ सकते हैं। क्वालिटी असेसमेंट हम करें रिटर्न्स का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैशबैक रिटर्न नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और रिटर्न्स की सस्टेनेबिलिटी बड़ी अनसर्टेन है। स्केलेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। एफिशिएंसी मैट्रिक्स को देखें, एसेट टर्नओवर कंपनी का लगभग 1x है, थोड़ा स्टेबल है, बट ये ज़्यादा होना चाहिए, कम है कंपनी का इन कंपेरिजन टू अदर ई-कॉमर्स और दीज का टाइप्स ऑफ कंपनी जो कि विमेन कार्ड की तरह बिजनेस करती हैं। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कंपनी का 4.5 to 5x है, जो कि अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर कंपनी का 1.39x है, बहुत पुअर है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को थोड़ा बहुत अभी मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का परसेंटेज जो है वो बढ़ करके 22% हो गया है। पीयर कंपैरिजन अगेन ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ओवरऑल पॉजिटिवली हम अगर इसे देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विमेन कार्ड थोड़ा सा बेटर रिटर्न जनरेट कर रही है नाइका की अपेक्षा ROE और ROC, बट वो बहुत लार्ज कैप है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये चीज़ भी इतनी पॉजिटिव नहीं है। कोई स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं है कंपनी को, क्योंकि वीक मोड है कंपनी का, छोटी सी कंपनी है, कस्टमर लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ। इंडस्ट्री एवरेज से तो थोड़ा सा ज़्यादा है विमेन कार्ड का ROE, लेकिन नॉमिनली ही ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए रिटर्न क्वालिटी में भी मुझे कंसर्न नज़र आए हैं, तो मैंने इसे बहुत कम मार्क्स दिए हैं, 5.2 आउट ऑफ 10। देखिए 5.2 आउट ऑफ 10, यहाँ पे सारे फैक्टर्स को मैंने वापस से लिख दिया है। रिटर्न्स बैक नहीं है, रिटर्न्स डिक्लाइन हो रहे हैं, स्केलेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, कोई स्ट्रक्चरल एडवांटेज नहीं है। और रिटर्न मैट्रिक्स ROE कंपनी का एज ऑफ नाउ लगभग 17% है, ROC 18% है, और रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का लगभग 7.89% है। ROE का कंप्रेशन हुआ है पहले 2023 से अब तक, ROC का भी कंप्रेशन हुआ है थोड़ा बहुत, और इसका फ्लो लगभग 17 to 18% है। और ROA लैग कर रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ओवरऑल इसको मार्क्स दिए थे 5.2 आउट ऑफ 10। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में,
जो कि है कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि मैंने कहा था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में केवल एक ही चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस वैल्यूएशन पे एक कंपनी को खरीद रहे हैं। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो P/E रेशियो है वो 19 से 26 की रेंज में आता है, अभी लगभग 21 के आसपास है। कंपनी का P रेशियो लगभग 2.5 से 3x की रेंज में रहा है पिछले कुछ समय में। कंपनी का P/S रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, लगभग 2x से ऊपर है, 2.4x के आसपास है। और कंपनी का जो PG है, PG रेशियो है वो लगभग 0.5x है। तो अगर इन चारों मेट्रिक्स को देखें तो ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अपने पीयर्स हैं, उनसे थोड़ा सा चीप नज़र आते हैं। पीयर कंपैरिजन भी हम थोड़ा सा करके देखेंगे आगे। कंपनी का EV/EBITDA देख लें, करीब 11x है, जो कि अगेन अपने पीयर से, जो कि 20 से 25 EV/EBITDA में ट्रेड कर रहे हैं, उनसे ये सस्ता है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी हम चेक करते हैं वैल्यूएशन के लिए, जो कि अगेन चीप है अपने पीएस के पर्सपेक्टिव में। तो हर लिहाज से कंपनी अंडर वैल्यू नज़र आ रही है, चाहे P/E रेशियो देखें, P/B रेशियो देखें, P/S रेशियो देखें, PG देखें, EV/EBITDA देखें, या फिर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें। पीयर कंपैरिजन कंपनी का करें तो नाइका से, पर्पल से, और इन सब से हमने किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि नाइका एक बहुत बड़ी कंपनी है और पर्पल अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो एवरेज ब्यूटी रिटेल का जो पी रहता है वो लगभग हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 25 से लेकर 40x तक इन्हें पी मिलता है। उस लिहाज से कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है विमेन कार्ट। और EV/EBITDA कंपनी का लगभग 11 है, जो कि अगेन अपने जो एवरेज EV/EBITDA मिलता है वो 12 से 18 मिलता है। अगेन कंपनी इस मेट्रिक्स पे भी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है। हिस्टोरिकली वैल्यूएशन देखें कंपनी का, तो कंपनी का जो 52 वीक लो था वो 211 था, कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो 437 था, और कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो हॉवर कर रहा है 272 से 290 रुपीस के बीच। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पीक वैल्यूएशन पे नहीं है, ना ही कंपनी अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे है। तो इसे एक तरीके से हम फेयर वैल्यूएशन मान सकते हैं कंपनी को। तो फेयर वैल्यूड होने के कारण कंपनी को मैंने दिए हैं 6.5 आउट ऑफ 10। पीयर्स का कंपैरिजन हमने देखा था, ये कंपैरिजन हम बहुत उस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट मैंने इसे एक्सप्लेन कर लिया है। तो इकोनॉमिक वैल्यूएशन में कंपनी को हमने फाइनली मार्क्स दिए हैं 6.5 आउट ऑफ 10। आप इसे और डिटेल में यहाँ पे सारे फैक्टर्स को पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स, पी कम है, PG कम है, EV/EBITDA कम है। न्यूट्रल फैक्टर्स क्या है? P/B रेशियो 2.4 फेयर है, ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% डिस्काउंट पे, लेकिन अपने IPO प्राइस से 3x हो चुका है। और रिस्क फैक्टर, वैल्यूएशन वनरेबल हो जाएंगे अगर ग्रोथ रेट कम हो जाती है। मार्केट के कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि रिटेल हैवी ओनरशिप है। और पीयर मल्टीपल्स जो है अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। पीयर्स जो है इनके चूंकि काफ़ी स्ट्रांग है तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। चलिए, फोर्ट्रेस में हम आगे बात करेंगे कंपनी के सिनारियोस, जिसमें हम एक बियर केस सिनारियो, एक बेस केस सिनारियो और एक बुल केस सिनारियो बिल्डअप करेंगे। बियर केस के लिए मैंने क्या माना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कम होकर के 20 to 25% हो जाए। कंपनी का इन्वेंट्री क्लियरेंस फोर्स जो है वो डिस्काउंट हमने कर लिया है, मार्जिन कंप्रेशन कंपनी के हो जाएं, वर्किंग कैपिटल डिटेरियोरेट हो जाए, फाइनेंसिंग टाइटनिंग हो जाए, सारे इस तरह के केसेस जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेस केस मींस कंपनी अभी जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है लगभग उसी ग्रोथ रेट से बढ़ते रहे। हालांकि इसमें भी मैंने कंजर्वेटिव फिगर लिया है, कंपनी का लगभग 40 से 45% CAGR। कंपनी की कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी थोड़ी, ये मैंने माना है। कंपनी के मार्जिन्स स्टेबलाइज होंगे 17 to 18% EBITDA पर, ये मैंने माना है। और फेस्टिव डिमांड में कंपनी का ग्रोथ रेट बेटर होगा, ये मैंने माना है। और बुल केस में मैंने क्या माना है कि कंपनी में एक तरीके से मार्केट लीडरशिप इमर्ज करेगी, अर्ली मूवर एडवांटेज कंपनी को मिलेगा, प्रीमियमाइजेशन के कारण कंपनी 50% से ऊपर ग्रो करेगी, D2C चैनल से कंपनी का 30% से भी ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, और वर्किंग कैपिटल कंपनी का नॉर्मलाइज होगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। इस पूरे इन तीनों सिनारियों को अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो बेस, बियर और बुल सिनारियो में आगे बहुत डिटेल में आपको दिखाई देगा। हाँ,
तो बेस सिनारियो में जो कंपनी की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 189, जो कि बियर सिनारियो में कंपनी की वैल्यू निकल के आ रही है 189 रुपीज, जो कि 34% डाउन साइड है। बेस केस में कंपनी की वैल्यू निकल के आ रही है 649, जो कि 126% अपसाइड है। और बुल केस में कंपनी की वैल्यू निकल के आ रही है 1176, जो कि 309% साइड है, लगभग 3x। सो ये जो सारी कैलकुलेशन है ये है फॉर FY27। आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। मतलब आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंपनी का रेवेन्यू पकड़िए, जो कि आपको रेवेन्यू एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कंपनी लगभग कितने से ग्रो कर रही है। तो जो हमने बेस, बुल और बियर सिनेरियो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू पकड़िए, कंपनी का एबिटा मार्जिन पकड़िए और कंपनी का पैट मार्जिन पकड़िए, और उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन देखिए कि आप कितना वैल्यूएशन उसको बेस, बियर और बुल सिनेरियो में देंगे। उससे आप ये वैल्यूज कंपनी की आराम से निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर प्रोबेबिलिटिस्टिक तौर पे देखें तो बियर केस को मानूंगा मैं कि केवल 20% पॉसिबिलिटी है, बेस केस को 55% और बुल केस को 25%। तो इस तरीके से अगर निकाला जाए तो इसकी फेयर वैल्यू कंपनी की निकल के आ रही है 689 रुपीज, जो कि काफ़ी अच्छा अपसाइड नज़र आ रहा है कंपनी के करंट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपसाइड है ये FY27 के लिए है, नॉट FY26 के लिए। फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी है, क्योंकि बियर केस में केवल 34% डाउन साइड है, लेकिन बुल केस में काफ़ी अच्छी अपसाइड है। इवन बेस केस में भी काफ़ी अच्छी अपसाइड है कंपनी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी में नज़र आ रहा है इन सिनारियों में। ये देखिए, इस टेबल से आप ये निकालना आराम से सीख सकते हैं। बियर केस में मैंने क्या एज्यूम किया, कंपनी का रेवेन्यू 75 करोड़, कंपनी की ग्रोथ 28%, एबिटा मार्जिन 15% और कंपनी का ईपीएस केवल बनेगा 13। बेस केस में कंपनी का देखिए ग्रोथ मैंने ज़्यादा एज्यूम कर लिया, कंपनी का एबिटा मार्जिन मैंने 18% एज्यूम कर लिया, और बुल केस में मैंने कंपनी का ग्रोथ 70% एज्यूम किया और एबिटा मार्जिन 20% एज्यूम किया। और इस हिसाब से आप ईपीएस निकाल सकते हैं, और ईपीएस निकालने के बाद आप एक सर्टेन पी असाइन करके कंपनी की फेयर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो इसमें की वेरिएबल क्या है जो फेयर वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर जो है ग्रोथ कंपनी की 50% से ऊपर हो जाती है तो फेयर वैल्यू कंपनी की बढ़ जाएगी। एबिटा मार्जिन अगर जो है कंपनी का 20% से ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। इम्पैक्ट अगर देखें कंपनी का, तो ये हमने देख लिया, फेयर वैल्यू बढ़ करके इतने इतने हो जाएगी। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, आप इसे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है। और सेंटीमेंट्स जो टोटल मार्क्स सिनारियोज में मैंने कंपनी को दिए हैं वो है 6.8/10, जो कि एक अच्छा स्कोर है क्योंकि कंपनी में एक अच्छी अपसाइड नजर आ रही है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि कंपनी के सेंटीमेंट्स क्या हैं इस समय। कई सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं कंपनी के। HY26 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, कंपनी में एक तरीके से फेस्टिव मोमेंटम था, कंपनी अच्छा सेल कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा कर रही है, मार्केट ग्रोथ में टेल विंड है, इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री कर ली है, प्राइस मोमेंटम कंपनी का 211 से बढ़ के 2070-80 तक चला गया है। लेकिन कुछ कॉशन सिग्नल्स भी हैं, वो क्या है, कंपनी के प्रमोटर अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, एसएमई की इलिक्विड इक्विटी, ये एसएमई शेयर है तो हमेशा इलिक्विड रहेगा ये इन कंपैरिजन टू मेन बोर्ड शेयर्स। प्राइस बहुत वॉलेटाइल है कंपनी का, ये भी एक कॉशन सिग्नल है। और रिसेंटली कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी करेक्ट हुआ था अपने हाई से नीचे। सो इसमें कंपनी को मैंने 5.5 आउट ऑफ 10 दिए हैं, जो कि एक न्यूट्रल एनालिसिस है सेंटीमेंट्स का। रिस्क फैक्टर्स कंपनी के बहुत ज़्यादा से हैं, ओवर वैल्यूएशन का रिस्क हो सकता है अगर फास्ट रैली करता है शेयर प्राइस, और हाल ही में इसने किया भी था इस तरीके से। प्रमोटर की प्लेजिंग की रिस्क हो सकती है अगर प्रमोटर अपना कोई इक्विटी को प्लेज करते हैं इन फ्यूचर। इन्वेंट्री को अगर कंपनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, अगर कंपनी जो है कंपनी में अब ज़्यादा शेयरों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो अपनी इलिक्विडिटी के कारण कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसके मार्क्स हम पहले ही देख चुके हैं 5.5। तो इस तरीके से हमने फोर्ट्रेस मॉडल को कंप्लीट किया अपनी कंपनी के लिए। अब लास्ट में देखते हैं कि टोटल मार्क्स
कंपनी को कितने मिलेंगे। तो आपको पता है कि मैं वेटेड एवरेज का यूज़ करता हूँ। इसमें वेटेड एवरेज मीन्स फाउंडेशन में मैं कंपनी को जितने मार्क्स देता हूँ वो 10% वेटेड एवरेज है, ऑनर्स का 10, रेवेन्यू का 20, ट्रेजरी रिटर्न्स एंड इकोनॉमिक वैल्यू का 15, सिनारियोज का 10 और लास्ट में जो सेंटिमेंट्स है उसका 5%। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन में हमने जो किया है उसमें फाउंडेशन में कंपनी को मिले हैं 6.5 मार्क्स, ओनरशिप को मिले हैं 5.5 मार्क्स, रेवेन्यू मॉडल को मिले हैं 6.8 मार्क्स, ट्रेजरी को मिले हैं 4.8 मार्क्स, रिटर्न रेशियो को मिले हैं 5.2 मार्क्स, इकोनॉमिक वैल्यू को मिले हैं 6.5 मार्क्स और सिनारियोस को मिले हैं 6.8 मार्क्स और सेंटिमेंट्स को मिले हैं 5.5 मार्क्स। वेटेड एवरेज निकाल करके और इनका सम करने के बाद कंपनी का जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आई है, फोर्ट्रेस स्कोर निकल के आया है, वो है 6/10, 6/10, जो कि एक फेयर या न्यूट्रल कैटेगरी में आता है और एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है हमारे पास इस कंपनी में निवेश के लिए। बड़ा सेक्टर डिपेंडेंट है, हालांकि ये मॉनिटरिंग ट्रिगर्स क्या, हमें क्या चीज मॉनिटर करती रहनी है इसके लिए, है ना। इसके लिए एक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी में तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 30% से नीचे ना जाए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2026 के बाद एटलीस्ट नेगेटिव ना रहे, 6 महीने का और लीवे दे सकते हैं, और इन्वेंट्री डेज कंपनी कंट्रोल करके लगभग 150 दिन तक ले आए। एग्जिट ट्रिगर्स क्या होंगे अगर कंपनी का एबिटा मार्जिन 12% से भी कम रह जाता है या कंपनी के जो प्रमोटर्स के स्टेक हैं वो 35% से कम हो जाते हैं, तो एक तरीके से एग्जिट ट्रिगर का काम करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था विमेन कार्ड का। आशा है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप किस कंपनी का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं इस मॉडल में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।